राइज कराना था और आपके वर्ड्स में इतनी सदाकत होनी चाहिए थी कि लोगों को आपकी बात पे यकीन होता और आपकी पूरी गवर्नमेंट एक ज़बान बोल रही होती। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट पे अटैक कर रही है, सिंध गवर्नमेंट रिबाउंड कर रही है। सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ और क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे चली गई है। लोगों को बिलीव है कि कोरोना के नाम पे दोनों हुकूमतों ने पैसा लेके खा लिया है। लोग तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेके खा लिया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जी वो तो अभी केस चल रहा है सर, वो तो अभी सारी चीज़ें जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ, अब इस स्टेज के ऊपर देखें ना, हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, अब 2 स्टेप पीछे नहीं जा सकते अब हम। और पूरी दुनिया जो है वो अब आगे की तरफ जा रही है, कोई भी जो है वो पीछे की तरफ नहीं देख रहा। अब इस चीज़ को हमें किस तरह जो है वो लेकर मज़ीद चलना होगा, कहाँ कहाँ पे हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा, और उसके लिए क्या अब वो स्टेज आ गई है कि खुदा का वास्ता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो जाए। शहबाज शरीफ साहब अपना अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, नून लीग वाले अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उधर मौलाना अलग बात कर रहे होते हैं, जमात इस्लामी वाले और कर रहे होते हैं, सिंध तो है ही बिल्कुल डिफरेंट पेज के ऊपर। तो ये कोई हम इकट्ठे बैठ के कोई एक स्ट्रेटजी नहीं प्लान कर सकते कि यार ये अगले 1 साल के लिए ये देखा अपोजिशन में तो मैं देखता हूँ एक डिज़ायर कि वो इकट्ठे होना चाहती है अपोजिशन, लेकिन गवर्नमेंट की ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि हमने उन्हें जेल में डालना है, हमने उन पे झूठे पर्चे करवाने हैं और हमने उन पे झूठे पर्चों में उनको गिरफ्तार करवाना है। ये जो गवर्नमेंट की डिज़ायर है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ये किसको टेबल पे इकट्ठा होने देगी? कोई टेबल पे इकट्ठा होने का इम्कान है आपको लगता है? नहीं लगता। जो लास्ट सेशन हुआ वो आपने देखा किस किस्म का, मतलब ये काम इकट्ठे करने का गवर्नमेंट क्या करती है? अपोजिशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, वो क्या इकट्ठा करेगी? गवर्नमेंट दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, अपोजिशन आ जाती है। जब से खान साहब गवर्नमेंट में आए हैं वो दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना बड़ी दूर की बात रही। वो तो एक हाथ में नैब पकड़ के बैठे हुए हैं, दूसरे में FIA पकड़ के बैठे हुए हैं। इधर से बंदों में नैब चढ़ा दो, उधर से FIA चढ़ा दो। खान से ये तवक्को नहीं थी यार, मुझे खान से ना इनकॉम्पिटेंस की बड़ी तवक्को थी, जिसमें मैंने आखिरी साल में उन्हें गाइड करना शुरू किया था अपने इधर बैठ के ही। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि अपोजिशन पे, अपने मुखालफिन पे वो इस कदर विंडिक्टिव होकर ज़ातियात पे उतर आएंगे। क्योंकि एक बंदा जो जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें करता रहे, अपने हकूक़ की बातें करता रहे, और जब इक़्तिदार में आए उस सारी बातों से इस तरह मुकर जाए, ये मुझे तवक्को नहीं थी। खान को सब 22 साल गुस्सा भी तो बड़ा था ना, 22 साल बाद जो फिर इक़्तिदार लभदा है तो फिर सारी चीज़ें याद आती हैं ना उस। नहीं, ऐसा कोई गुस्सा नहीं था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत, जब नवाज शरीफ वापस आए पाकिस्तान में, तो खान साहब ने खड़े होकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। और नवाज शरीफ के मैं तो खान साहब को मिलने गया उनके घर में ज़मान पाक में, तो वहाँ मैंने इन्हें समझाया कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, लोग इस वक्त चेंज चाह रहे हैं और जरदारी और नवाज शरीफ को भूल जाएंगे, आप हिस्सा लें। इन्होंने कहा जी हमारी पार्टी छोटी है, वो बड़ी पार्टी हैं, उनका ज़्यादा बेस अवेलेबल है, हमने उनसे कमिट भी कर लिया हुआ है कि हम आपका साथ देंगे, हम कैसे पीछे हट जाएं। ओ भाई, आपको मौका देख के सियासत में आगे बढ़ना और पीछे हटना जो है ना, वो मौक़ों के मुनासिबत से होता है। आपने वादा किया था कि आप वेलकम करेंगे, आप वेलकम करने की हद तक रहते, आपने तो उनके कहने पे वो भी कर दिया बायकॉट, जबकि हमने उन्हें बताया कि वो बायकॉट नहीं करेंगे, हम आपको कंफर्म खबर दे रहे हैं कि वो हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। लेकिन इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। बाद में स्टार्ट हो गए। उस वक्त तो नवाज शरीफ की इस तरह बल्ले बल्ले कह रहे थे, 2007 की बात है ये, जैसे नवाज शरीफ से बड़ा कोई अहम लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। अगली सियासत करनी थी तो अगली सियासत करने के लिए दोबारा इख्तलाफ करना था। तो इख्तलाफ में खान साहब हमेशा भाषण देने पे इस कदर चले जाते हैं। आपको याद है जब इलेक्शन रिग करने का इल्ज़ाम लगाया इन्होंने नवाज शरीफ पे, तो रिगिंग के बारे में कितने कितने फतवे दिए इन्हें कि मुल्क में इलेक्शन चोरी हो जाता है, लोगों की राय चोरी हो जाती है। और फिर जब खुद रिगिंग की है तो रिगिंग का वर्ड ही भूल गए हैं। खुद तो नहीं की उन्होंने सर, इस तरह तो ना कि उनको तो पता ही नहीं कि इस तरीके नाल भी हो सकती सी जो तरीक़ाकार है इस बारी जो इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम उस पर नहीं आते। आप अपने ईमान से ये सही कह रहे हैं, आप ऐसे ही समझते हैं? बिल्कुल सही, दिल से नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि खान को नहीं पता था कि इस तरीके से होगा। आप समझते हैं उन्हें नहीं पता था? मुझे लगता है कि उनको इतना लगता है, इतने मासूम नहीं है आप भी। अब हम सब इकॉनमी पे ज़रा आएँ। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक शॉट है हमारे पास शेख रशीद साहब का। अब वो हैं तो वज़ीर रेलवे, लेकिन आपको पता है उनके राब्ते हर तरफ होते हैं, राइट लेफ़्ट आगे पीछे।
उन्होंने इकॉनमी के हवाले से जो बात एक की है वो उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, मैंने नहीं देखा कि कम ही टॉक शोज़ में इसका जो है वो जिक्र हुआ है। बात बड़ी उन्होंने पते की है, वो ज़रा सुनिए। सो लकीली कोई IMF वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। ऑलमोस्ट इमरान साहब हमारा काम फाइनेंशियल खत्म हो गया था और ग्रोथ तो मनफी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया इमरान खान के साथ। अल्लाह भी मदद करता है कि गोश्त ने अपील भी की थी कि बेहतर पैसों की तकमील जो है वो बेहतर मसले में आ गई, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। कोई कमी नहीं है अब डिफॉल्ट होने में। ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक कुशन दे दिया पेमेंट देर से करने का, वरना हमारे पास तो पेमेंटों के पैसे नहीं थे। जनाब ये देखें ना, ये हमें अब समझाएं कि जब शेख रशीद ये बात कर रहे हैं तो इससे हम लोगों को घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब शेख रशीद साहब जो हैं, जो एक बड़े इस हवाले से मोतबर समझे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन उनके पास आती है हर क्वार्टर से, तो वो जब ये बात कर रहे हैं तो इससे क्या मुराद लेनी चाहिए? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बड़ी हमारे लिए हैरत का बायस बने। ये बात हम भी कर रहे थे कि जब अगला 2020 का बजट देने की बारी आएगी तो हमारे हाल बड़े पतले हो चुके होंगे। हमारा सिचुएशन जो है वो दिवालिया की तरफ जा चुकी होगी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो इतराफ़ शिकस्त नहीं है। ये इतराफ़ शिकस्त नहीं है, हक़ाइक़ का बयान है। ये शेख रशीद ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो खान साहब के साथ करते आ रहे हैं कि अपोजिशन को, शेख रशीद अपोजिशन को मारने के हक़ में नहीं है। नारे तो सारे वही लांदे ने। इस वक्त वो अपना मौक़िफ़ जो था ना पहले कि मार दो, गिरा दो, जला दो, हांगकांग के शोले, वो सारा उनका मौक़िफ़ तब्दील होकर रियलिस्टिक हो चुका हुआ है। वो शेख रशीद है एक टिपिकल सियासतदान जो जलसे के अंदर खड़े होकर बयान को कुछ और समझते हैं और रियलिटी वाले बयान को कुछ और समझते हैं। जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो रियलिटी पे बात करनी पड़ती है, और जब अपोजिशन में होते हैं जो मर्जी कह लें। शेख रशीद इस वक्त खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुखालफिन की पकड़ धकड़ कर दें बंद, और ये उन्हें ताकतवर हलकों की तरफ से भी मशवरा दिया गया था कि आप जाके खान साहब को समझाएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमें यूनिटी की ज़रूरत है, एनार्की की नहीं। जब इन्होंने ये समझाया तो खान साहब ने जो जवाब दिया, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, मुझे नहीं परवाह। वैसे ये पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको पहले दिन से ही नहीं परवाह कि गिरती है तो गिरे, जो मैं करना है वो तो मैं करना ही करना है। मेरा ख्याल है जिस दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी ना खान साहब को सुकून मिल जाएगा। यकीन कर लीजिएगा कि जिस दिन गवर्नमेंट गिर गई उनकी, वो वाली रात वो बड़े चैन से सोएंगे कि जान छूट गई। कांटों की सेज पे इस वक्त बैठे होंगे खान साहब, क्योंकि इस वक्त वो मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी की बदतरीन रातें गुजार रहे हैं। कोई तफरीह नहीं है ज़िंदगी में, कोई सुकून नहीं है ज़िंदगी में, किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। पहली दफ़ा 12-12, 14-14 घंटे होश में रह के काम करना पड़ रहा है और नताइज सारे ही मनफी हैं। लेकिन अभी तो सर वो छुट्टियां गुजार के आए हैं, नथिया गली वगैरह। वो उस दिन नून लीग वाले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके अंदर बड़ा बोल रहे थे। मैं दिखा देता हूँ, वो मैं नहीं कहना चाहता कि वो गए थे, सारे मेरे पीछे पै जाएंगे। वो सुनाइए जी, नून लीग वाले जो है हमारे दोस्त क्या कह रहे थे। आज पाकिस्तान का किसान जल रहा है और रियासत मदीना का खुद साख्ता वज़ीर आज़म नथिया गली की पुरफ़ज़ा फ़ज़ाओं में सैरें कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पार्टी के भी सुना है, 2-3 नाम नैब को दिए हैं कि अपोजिशन को उठाने के लिए अगर मेरे भी को 2-3 कुर्बानी के बकरे अंदर कर दो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये देखें, एहसन इकबाल साहब जो है वो कह रहे थे हमले हो रहे हैं, टिड्डी दिल दे ते फलाने ते कोरोना ते ए ते वो, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो छुट्टियां मना रहे हैं। देखिए, 3 दिन के लिए अगर वो छुट्टी मनाने चले गए, 2 दिन के लिए छुट्टी मनाने चले गए, कोई क़यामत नहीं आ गई। और टिड्डी दल पे हमला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जाके तो रोकना नहीं है। लेकिन कोई रोक भी नहीं रहा सर, एक ही चक्कर है। होता रहा कि कोई स्प्रे हो, कोई ये हो, आती है इतला कि जी हो रहा है, लेकिन वो तब कागज़ों में आप देखिएगा हो रहा होगा, कागज़ों में तो बड़ा भरपूर तरीके से हो रहा है, और शायद कोई थोड़ा बहुत हो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से हमें कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए
वो कोई भी नहीं बना रहा। हालांकि शहबाज शरीफ साहब इसका बार बार जो है इंडिकेट कर रहे हैं, नून लीग कह रही है काश्तकार जो है वो बहुत परेशान हो रहा है जिस तरह ये वबा बढ़ रही है। कोरोना तो अपनी जगह है ही है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई हुकूमत ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि देखिए, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाने की सलाहियत से महरूम है। मैं उनकी मरी में सैर करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो कर लें सैर, लेकिन ये स्ट्रेटजी ज़रूर बनवाएं। ख़ुद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है खान साहब को, मुतलका डिपार्टमेंट्स को कहें स्ट्रेटजी बना के लाएं और फिर वेरीफाई करने के लिए राइटली क्वालिफाइड लोगों को इसको वेरीफाई करके दो, उसके बाद अनाउंस करें, क्रेडिट ना लें। जब क्रेडिट मिल जाए तो लोग खुद ही क्रेडिट दे देंगे। खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो क्रेडिट लेने पहले आ जाते हैं। जैसे तेल नहीं निकला था कराची से, गैस नहीं निकली थी, क्रेडिट लेने आ गए, बाद में सुबकी उठानी पड़ी। लेकिन कमाल बहादुरी का आलम है कि सुबकी महसूस भी नहीं की उन्होंने। ना ये तो उन्होंने आराम से कह दिया गैस लीक हो गई थी। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे थे इकॉनमी की, तो वो सारा हमने आपको सुनाया, बैकग्राउंड जो है अब आपके सामने है सारा। अब आगे करना क्या है सर? अब किस तरह जो है ये बजट किस तरह आएगा, ये किस किस्म का बजट होगा? वो कह रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना कि जनाब कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, तो ये मईशत चलेगी कैसे? देखिए, अभी तो कर्ज़ों पे चलेगी, और जब ये कर्ज़ों पे चलेगी तो फिर डॉलर डिवैल्यू अप्रिशिएट करेगा, रुपी डिवैल्यू होगा। अब मज़ीद होगा? कर्ज़ों पे चलनी है इकॉनमी, तो कर्ज़ों से तो आप करेंसी छापेंगे, जब करेंसी छापेंगे तो डिवैल्यूएशन होगी। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जो आपकी मईशत को फ़ौरन खड़ा कर देते हैं कोरोना को फेस करते हुए, लेकिन हम वो मशवरे किसको समझाएं? चैनल पे हमने जितनी बातें की हम बड़े मशकूर हैं कि इस गवर्नमेंट ने उसमें से अक्सर बातों को मान के जो लॉकडाउन खोला है उसमें सिवाय इसके कि जो हमने कहा है कि एज स्पेसिफिक लोगों को बाहर निकलने दें, बाकी उन्होंने तकरीबन हर चीज़ को फॉलो करवाया है। लेकिन इकॉनमी को भी बड़ा ही ज़रूरी है कि आप क्लोजली फॉलो करवाएं। इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आप इकॉनमी क्लोजली फॉलो नहीं करवाएंगे, इस वक्त एक्चुअली खान साहब को एक नया जो उनके साथी हैं ना, वो एक नया वो दिलासा दे रहे हैं कि अमेरिका की इकॉनमी भी ख़राब है, बरतानिया की इकॉनमी भी ख़राब है, भारत की इकॉनमी भी ख़राब है, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर ख़राब है तो उसमें कौन सी क़यामत आ गई है? जैसे गलते सच नहीं, सारे दे सत्यानाश हो रहे हैं, साढ़े कल्ले तो नहीं। देखिए, सबका सत्यानाश हो रहा है, लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिवाइवल। हमारा सत्यानाश हो रहा है विद ज़ीरो चांसेस ऑफ रिवाइवल। एंड व्हाई इज दैट? द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। हम हालात के ऊपर अपने आप को छोड़ के बैठे हुए हैं। सर, ये कोरोना से पहले जो गवर्नर स्टेट बैंक थे और हमारे बशीर तिजारत थे, ये सारे ये कहते कि हमारी जितनी डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और पॉजिटिव हैं। वो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो फलाना हो, वो टमकाना हो, कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब भी उनको यही उम्मीद है कि ये जब निकलेगा कोरोना फैक्टर तो हमारी सिमत ठीक है। वो इस बात पे बिलीव करते हैं। अगर सिमत ठीक थी तो 13.25% से गिरा के इसको 8% पे इंटरेस्ट रेट को क्यों लाए हैं सहाफ़ियों के एहतजाज पे? तो पूरी दुनिया ही लेकर आई है ना सर, सब नहीं किया तो ऐसे भी फिर कर लिया। यानी दुनिया को देख के किया है, सब कभी भी नहीं सीखा। उनकी बातों से तो यही लगता है कि वो ट्रेंड चला है एक दुनिया में, सब ने काम किया, कि चलो भी कर लेने। सबक सीख के चलें, अपना इंटरेस्ट रेट गिराएं मज़ीद, 8 से इसको 4 पे लाएं। 4 पे लाने के पास आपके पास बड़े जवाज़ मौजूद हैं। आपका इन्फ्लेशन रेट गिर चुका हुआ है। अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे ले आएँ, जो इस वक्त नहीं लाए हुए आप, इस वक्त आपने आर्जी तेल का बहरान पैदा किया हुआ है क्योंकि आपने तेल के सौदे नहीं किए पिछले महीने। जब आपने आर्जी बहरान पैदा किया हुआ है तो आप इस आर्जी बहरान को भी ख़त्म करें क्विक, और मुल्क के अंदर जब तेल की कीमत गिराएंगे तो आपके सारे रेट्स गिरते चले जाएंगे। आप अपनी बिजली की कीमत फ़ौरन गिराएं, क्योंकि तेल मार्केट में जब आधे रेट पे आ गया है, एक्चुअली आधे से भी नीचे आ गया है, तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन तो गैस पे बेस कर रही है ना। तो आप आधे रेट पे गैस अब बिजली प्रोड्यूस करें तो आधा रेट चार्ज करें। जब आप आधा रेट चार्ज करेंगे इकॉनमी में खुशहाली आएगी। फिर लोगों को इंसेंटिव दें कि 4% पे जो भी बिजनेसमैन है उसको खुले कर्जे दें, उन कर्ज़ों से उसको बिज़नेस लगाने की इजाज़त दें। सिर्फ इतनी पाबंदी लगा दें कि जो सरकार से बिज़नेस कर्जा लेके बिज़नेस लगाएगा वो मेड इन पाकिस्तान से लगाएगा। इस वक्त बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाह रहे सर?
इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, ना, लेकिन आप माहौल बनाएंगे ना, आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करनी होगी, अपने वर्ड्स को क्रेडिबिलिटी देनी होगी, जो आपकी पॉलिटिकल इस वक्त अनार्की है वो ख़त्म करनी होगी, ये फीलिंग देनी होगी कि अब इलेक्शन अपने अपने 5 साल बाद हुआ करेंगे और लोग 5 साल बाद जिसको भी वोट दें वो आ जाया करेगा। ये जो इस वक्त धौंस धांधली का माहौल है ये ख़त्म करना होगा, अदरवाइज़ तो आपकी मईशत मे डे की तरफ जा रही है। अब लैंडिंग से पहले कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखिए ना, अगर कप्तान ने मे डे अनाउंस कर दिया है तो अब तो क्रैश लैंडिंग है। जी, क्रैश लैंडिंग हो चुकी है, आपकी हो चुकी हुई है। आप इस वक्त बैली के ऊपर ना लैंड कर चुके हुए हैं, फ्री फॉल में। आप जहाज़ आपका फटेगा या बचेगा ये अब नसीबों पे है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ये हमें बड़ी हैरत है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रही। चलो तो बड़े समझदार हैं वो तो। तब देखिए, जिसको जिस काम के लिए ट्रेन किया जाता है वो उसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, हर चीज़ का कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोरोना आता है तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, और रमज़ान आता है सारे मौलवी बन जाते हैं, कोई और मौका आता है इकॉनमी की बात होती है सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। हम पे भी लोग तनकीद करते हैं कि जी आप भाई, हम तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, डेटा निकालने के बाद, डेटा सामने रख के फिर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन और एक्सपर्ट बन के गुफ्तगू नहीं करते। एक्सपर्टीज़ हमारे भी 2-3 शोबों में ही होते हैं, बाकी तो डेटा और रिसर्च होती है, एडवाइस ही होती है ना जी, एनालिसिस होता है कि जनाब ये चीज़ होने जा रही है, इसके ऊपर जो है प्लस इन्फॉर्मेशन होती है जो आगे पास कर देते हैं, कर देंगे जनाब ये होने जा रहा है, इसको ज़रा देख लें। वो तो चीज़ और होती है, लेकिन जिन्होंने फ़ैसला साजी करनी है, जिनके पास इख्तियार है, जब वो सर नहीं कर रहे तो देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का इकॉनमी से हमेशा एक जिसे कहते हैं ना अपोजिट साइड का रिश्ता होता है। इकॉनमी को समझना इस्टेब्लिशमेंट के बस का काम नहीं होता। ये मैं इन नटशल कह रहा हूँ। जो इकॉनमी की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के वर्किंग सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं, इनका एक दूसरे से वो जो मुहावरा है पंजाबी का, ईंट और कुत्ते का वैर, ये वो होता है। वजह यह है कि इकॉनमी के अंदर आपको हर बंदे के साथ दोस्ती और हर बंदे को एक सेटिस्फेक्शन, विन विन सिचुएशन, ये सोचना पड़ता है। जबकि इस्टेब्लिशमेंट के और ब्यूरोक्रेसी के जो काम करने के अंदाज़ हैं वो ये है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी करो वरना भाड़ में जाए, मुझे नहीं परवाह, मुल्क तबाह होता है हो जाए, मईशत तबाह होती है हो जाए, हमें ना डराओ इस बात से। नहीं डराते भाई, लेकिन डरना चाहिए इस वक्त हमें। देखिए, आपकी जो इकॉनमी है जिस जगह पे खड़ी है, आपके यहाँ क्राइम बढ़ गया है, और क्राइम बढ़ने के बाद फिर नौबत हाथापाई पे आएगी। आप उससे पहले पहले समझ जाएं, आप लोगों को उनकी नौकरियां वापस करवाएं, इकॉनमी को बहाल करवाएं। और इकॉनमी बहाल सिर्फ एक सूरत पे होगी, पहले तो ये जो रोज़ अफवाहें आप उड़ाते हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, जिसे हम फिर आगे रिबटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे वर्ड से उतना रिबटल नहीं हो पाता। ये मैं पूरी तसल्ली से और कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि लॉकडाउन अब दोबारा पाकिस्तान में नहीं होगा। ठीक, इसी इसमें मुझे सबसे बड़ा अलमिया क्या है? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चैनल्स पे बैठे हुए एंकर्स जिनको टाइम पे तनख्वाहें मिल जाती हैं, वो रोज़ाना ये शोर करते हैं कि देखें जी इतने बंदों को इन्फेक्शन हो गई है, ये लोगों को मारने चले हुए हैं, इनको मईशत की पड़ी हुई है। मैं सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 महीने की अपनी पूरी आमदन जो है उसको फ्रीज़ कर लें, फिर वो 2 महीने गुजारें और ज़रा फील करें कि वो 2 महीने किस तरह गुजरते हैं। बिजली का बिल ना देने पे जब बिजली वाला बिजली काटने आ जाएगा, गैस कटने लग जाएगी, राशन नहीं होगा, बच्चे घर में अनाज मांगेंगे, तो वो ज़रा फील करें। ये एंकर्स शोर मचाते हैं, गवर्नमेंट प्रेशर में आके लॉकडाउन के सोचने शुरू होती है, बयान देने शुरू हो जाती है। वो ये नहीं सोचती कि जिन्होंने बिजनेस करना है, जिन्होंने इकॉनमी चलानी है, जब आप लॉकडाउन का वर्ड बोलते हैं वो कितना डर जाते हैं। आगे ही परेशान है, वो पहले परेशान है, आप उन्हें और परेशान करते हैं। रहा आपके एसओपीज़ का, तो आपके एसओपीज़ में सबसे पहला एसओपी तो एज फैक्टर होना चाहिए। आपने ऐलान तो किया, उसका अमल नहीं हुआ, उस पर ज़रा सख्ती करें, उस पर सख्ती करें।